हेलो दोस्तों, मैं हूं अशरफ अली और मैं लेकर आया हूं एक प्रोग्राम जिसका नाम है पर्दे के पीछे की कहानी। पर्दे के पीछे की कहानी का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं अपने नाटकों के बारे में, स्क्रिप्टिंग के बारे में, रिहर्सल के बारे में और उसके बाद उनके मंचन के बारे में आपको कुछ रोचक जानकारियाँ दूंगा। ये वो रोचक जानकारियाँ हैं जो रह जाती हैं, जो एक यादगार बन के रह जाती हैं। हमारे नाटक, हमारी टीम और उस दौरान क्या क्या अनुभव हुआ कलाकारों का और बाकी लोगों का। शुरुआत हम करते हैं नाटक गोगे की मिठाई से। गोगे की मिठाई, अजीब सा नाम। जी हाँ, लेकिन ये नाटक नहीं है, ये एक कहानी है और इस कहानी के लेखक स्वर्गीय विजयदान देथा, जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी रचनाएं हमारे बीच हैं। और विजयदान देथा की एक खासियत ये कि जब हम उनको पढ़ते हैं, उनकी कहानियों को पढ़ते हैं, तो एक नई अलग ही दुनिया में वो हमें लेकर जाते हैं। लोक साहित्यकार जिनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। गोगे की मिठाई के बारे में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। ये राजस्थान के पृष्ठभूमि पर आधारित एक कहानी जिसका नाट्य रूपांतरण मैंने किया और इस नाटक का मंचन हमारी टीम ने हिंदी अकेडमी दिल्ली के सहयोग से 2013 में कमानी ऑडिटोरियम में इसका मंचन किया था। तो इस नाटक से जुड़ी कुछ बातें। सबसे पहली बात ये कि मैंने इस कहानी का चुनाव क्यों किया, क्या वजह थी कि मैंने इस कहानी को चुना अपने नाटक के लिए। जो मुझे लगा वो ये कि कहानी में एक नौजवानों के लिए एक ज़बरदस्त मैसेज है कि अगर आप चाहें, ठान लें, तो जो आपके सपने हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, उसके पीछे अगर आप मजबूती के साथ संघर्ष करें, आगे बढ़ें, तो वो आपके सपने पूरे होंगे और होते भी हैं। ये कहानी आपको संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। मैं चाहूँगा कि मैं आपको इस कहानी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। तो कहानी यह है कि एक किसान है और गोगे का त्यौहार मनाने की तैयारी चल रही है। राजस्थान में गोगे का त्यौहार मनाया जाता है। तो किसान अपने छोटे बेटे से पूछता है कि आज गोगे का त्यौहार है, बता तेरी पसंद क्या है, क्या पकवान बनाए। तो छोटा बेटा जवाब देता है कि बापू जो मर्जी हो बना लो। तो किसान कहता है कि नहीं, तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है, हम तुम्हारी पसंद का आज पकवान बनाएंगे। तो बेटा कहता है कि बापू मेरी इच्छा आप पूरी नहीं कर सकते। तो बाप को बड़ा अचरज होता है कि मैं बाप हूँ, मेरे पास सारा भंडार है, मैं किसान हूँ, तो क्या हुआ, मेरे पास राशन, पानी, घी, अनाज सब कुछ है, बता तो सही तू क्या खाएगा। तब बेटा कहता है कि बापू मेरी इच्छा तो ये है कि चांदी की प्लेट हो, सोने की चम्मच हो और 4 रानियां हो और राजा का सिंहासन हो। उस सिंहासन पर बैठकर मैं 4 पत्नियों के साथ उस चांदी की प्लेट में और सोने की चम्मच से पकवान खाऊं। बस यही से बाप नाराज़ हो जाता है। उसको लगता है कि ये किसान का पुत्र और राजा बनने के सपने देख रहा है। तो क्रोधित होकर उसको बोलता है कि बेटे, सपने देखना आसान है, उनको पूरा करना मुश्किल है। और अगर तू सचमुच इतनी बड़ी बड़ी बात करता है तो जो तूने कहा है वो करके दिखा और फिर अपनी सूरत लेकर मेरे पास आ। बस बेटे को भी ये चैलेंज मंजूर हो जाता है और वो घर छोड़कर निकल पड़ता है। अब बेटा भटकते भटकते दूसरे राज्य में जाता है। वहाँ उसको एक सैनिक मिलता है।
सैनिक से बोलता है कि मुझे काम की तलाश है। सैनिक उसको राजमहल में लेकर जाता है और राजकुमार से मिलवाता है। अब राजकुमार की कहानी ये है कि राजकुमार एक कन्या से प्रेम करता है और वो कन्या एक साधारण कन्या है। अब कन्या प्रेम पत्र लिखती है और वो प्रेम पत्र राजकुमार तक जाता है और राजकुमार उसका उत्तर लिखता है और वो प्रेम पत्र कन्या के पास जाता है। अब इस कार्य के लिए इन लोगों को एक भरोसेमंद युवक की तलाश है, तो इस किसान के पुत्र को वो ये जिम्मेदारी देता है राजकुमार। अब राजकुमार का प्रेम पत्र लेकर किसान उस कन्या के पास जाता है गांव में। जब वो कन्या को देखता है तो उसकी सुंदरता पर खुद ही मर मिटता है। खैर, पत्रों का आदान प्रदान होता है। बीच रास्ते में एक कुआं है और उस कुएं के पास बैठकर वो किसान का पुत्र पत्र को देखता है। पढ़ नहीं सकता क्योंकि उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है। अब उसके दिमाग में ये चल रहा है कि इसमें क्या लिखा होगा, दोनों क्या बातें करते हैं, क्या बातें करते होंगे, वो जानना चाहता है। इसके लिए अब वो पढ़ना लिखना सीखता है और जब पढ़ना लिखना सीख जाता है तब वो बैठकर पढ़ने लगता है। अब वो कन्या की बातें जब पढ़ता है तो उसको लगता है कि उस कन्या ने उसके लिए ये प्रेम पत्र लिखा है और मन ही मन वो बहुत प्रसन्न होता है। इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन एक दिन एक बहुत बड़ी योजना किसान के पुत्र को पता चल जाती है। राजकुमार और उस कन्या के बीच एक करार, वो क्या, वो ये कि दोनों भागने की प्लानिंग कर रहे हैं, भागकर शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब जब वो पढ़ता है तो उसका कलेजा धक, ये क्या, ये कन्या मुझसे जुदा हो जाएगी, मेरा अधूरा प्रेम तो यहीं समाप्त हो जाएगा। अब वहां वो एक गेम खेलता है। अब कहावत तो है कि प्रेम और जंग में सब कुछ जायज होता है, तो वो क्या करता है कि उस प्रेम पत्र को ले जाकर राजकुमार के पिता यानी राजा के पास, राजा के सामने रख देता है। अब राजा जैसे उसको पढ़ता है एकदम से उसका क्रोध भड़क उठता है। ये क्या, मेरा इकलौता पुत्र, मेरा इकलौता राजकुमार एक साधारण सी कन्या से विवाह करेगा, उसके साथ यहां से भाग रहा है, कितनी बड़ी बदनामी होगी मेरी। अब वो अपने मंत्री से सलाह लेता है क्या किया जाए। मंत्री उसको सलाह देता है कि महाराज एक काम करते हैं, इस युवक यानी किसान के पुत्र को राजकुमार बना देते हैं, राजकुमार के वस्त्र पहना देते हैं, घोड़े पर बिठा देते हैं और बहुत सारे जेवर धन दौलत इसको देकर इसको बोलते हैं कि ये उस कन्या के पास जाएगा, रात के अंधेरे में उस कन्या को घोड़े पर बिठाएगा और इस नगर से बहुत दूर उसको लेकर जाएगा। ये शर्त किसान के सामने जब आता है तो वह बहुत जल्दी मान जाता है। क्यों? क्योंकि उसको तो कन्या से लगाव था। अब वो रात के अंधेरे में उस कन्या को लेकर दूर निकल जाता है। सुबह जब होती है तो कन्या जब उसका चेहरा देखती है, धक, ये क्या, मैं पराए मर्द के साथ रोने लगती है। तब किसान का पुत्र कहता है कि अब क्यों रो रही हो? जिस राजकुमार के लिए तुम रो रही हो उसी राजकुमार ने तो ये कार्य करने का मुझे उस कार्य करने की आज्ञा दी है। अब राजकुमारी का दिल टूट जाता है। बस रानी तो नखरे वाली, वो उस कंगन को उतार कर राजा के सामने फेंक देती है और बोलती है कि जब तक इसकी जोड़ का दूसरा कंगन लेकर नहीं आओगे तब तक ये कंगन में नहीं पहनूंगा। अब राजा परेशान, फिर वो किसान के पुत्र को बुलाता है, उसके सामने अपनी बात रखता है। किसान का पुत्र दोबारा उस जंगल में जाता है, दोबारा शिकार करता है और दोबारा उसी तरह का कंगन लेकर आता है, राजा को देता है। राजा उस कंगन को लेकर अपनी रानी को देता है। रानी उस कंगन को पहनकर, अब दोनों कंगन पहनकर फिर तोते के पास जाती है और तोते को दिखाती है और पूछती है, मेरे प्यारे तोते बता
अब ये कंगन कैसे लग रहे हैं। तब तोता कहता है कि कंगन तो सुंदर लग रहे हैं, लेकिन एक कमी है। वो कमी ये है कि इन कंगनों के साथ चूड़ियाँ भी होती तो मज़ा आ जाता, आपका श्रृंगार पूरा हो जाता। लेकिन ये चूड़ियाँ ऐसी वैसी नहीं, दैत्य की हड्डी की चूड़ियाँ होनी चाहिए। अब रानी फिर सब कुछ उतार कर राजा के सामने पटक देती है कि जब तक दैत्य की हड्डी की चूड़ियाँ नहीं आएंगी तब तक मैं अन्न दाना पानी कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगी। राजा फिर परेशान, फिर किसान के पुत्र को बुलाता है, उसके सामने अपनी समस्या रखता है। राजा की समस्या को लेकर किसान का पुत्र अपने घर जाता है और अपनी पत्नी के सामने ये बात रखता है। और उसकी पत्नी कहती है कि आप चिंता ना करें, मेरी बात सुनो, ये मेरा एक बाल लेकर जाइए, एक बाल, और उत्तर दिशा की तरफ एक पाताल लोक है, और उस पाताल लोक के अंदर एक समुद्र है, उसके अंदर दैत्य रहता है, वहाँ आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस बाल को आप पानी से टच करेंगे तो आपका रास्ता बनता चला जाएगा, आप पाताल लोक में चले जाएंगे। और साथ में एक तलवार भी देती है। किसान का पुत्र ये तलवार और बाल दोनों लेकर पहुंच जाता है पाताल लोक। अब यहाँ पे क्या है कि उस पाताल लोक में दैत्य की एक बेटी रहती है जो जवान हो चुकी है और वो विवाह करने की इच्छुक है, लेकिन दैत्य ने आसपास दूर तक किसी भी इंसान को जीवित नहीं छोड़ा, सबको खाता चला गया। अब जब दैत्य की बेटी देखती है कि एक पुरुष, वो भी जवान, तो उसकी मनोकामनाएं जाग जाती हैं। अब सोचती है कि अब मैं क्या करूं। फिर उसको बोलती है कि तुम भी यहाँ मरने चले आए। तब किसान का पुत्र कहता है कि ये तो वक्त बताएगा कि कौन मरने आया है या कौन मारने आया है। उसकी बहादुरी की बात सुनकर दैत्य की बेटी बड़ी प्रभावित होती है और वो सोचती है कि अगर मैं इस पुरुष को बचा लूं और अपने पिता की हत्या करा दूं तो मेरा विवाह इससे हो सकता है, और ऐसा ही वो करती है। दैत्य मारा जाता है, किसान का पुत्र उसकी हड्डी लेकर और उस कन्या को अपनी पत्नी बनाकर घर लौटता है। दैत्य की हड्डी की चूड़ियाँ तैयार हो जाती हैं और रानी के दोनों हाथों में, दोनों कलाइयों में वो चूड़ियाँ आ जाती हैं और उनको लेकर, उनको पहनकर रानी अपने प्रिय प्यारे तोते के पास जाती है और उसको दिखाती है कि तोते, मेरे हरियन तोते, बता अब तो मेरा श्रृंगार पूरा हो गया। तब तोता कहता है कि रानी एक कमी रह गई। वो क्या भाई? तो कमी ये रह गई कि अगर नागराज की मणिमाला, नागराज की मणि की माला आपके गले में आए तो आपकी शोभा बढ़ेगी और तब जाकर आपका श्रृंगार पूरा हो। बस फिर क्या था? रानी वो सारा उतार कर राजा के सामने फेंक देती है। राजा फिर परेशान हो जाता है। इस बीच क्या होता है कि किसान के पुत्र की इस तरह की कि राजा उस किसान के पुत्र के कार्य से प्रसन्न होकर उसको अपना मंत्री बना चुका है। अब वो उसके सामने फरियाद करता है कि भाई मैं तो फंस गया, अब क्या होगा? तब वो कहता है कि महाराज आप चिंता ना करें, जब मैंने इतना कुछ किया है तो ये भी करूँगा। और वो घर जाता है और अपनी पत्नी से फिर राय लेता है कि अब मैं क्या करूँ। तब उसकी पत्नी कहती है कि दक्षिण दिशा में जाओ, वहाँ पे तुम्हें नागराज मिलेगा। वो जाता है, वहाँ नागराज मिलता है। वहाँ भी उसकी एक नागराज की भी एक कन्या है। वो नागराज को मारता है। कन्या उस पुरुष को देख के उसकी तरफ आकर्षित होती है, उसको अपनी पत्नी बनाकर घर ले आता है। इस तरह किसान के पुत्र के पास तीन पत्नियां आ चुकी हैं। और मामला ये है कि रानी प्रसन्न, राजा प्रसन्न। तो रानी कहती है अपने राजा से कि महाराज हमारी इकलौती पुत्री है और आपका ये मंत्री बहुत योग्य है,
इससे योग्य पुरुष तो शायद ही कहीं कुछ मिले, तो क्यों ना अपनी कन्या का, अपनी राजकुमारी का विवाह हम इस आपके मंत्री से करा दें। तो राजा को ये बात पसंद आती है और वो बोलता है कि ठीक है। तो इस तरह राजा अपनी इकलौती संतान, इकलौती पुत्री, इकलौती राजकुमारी का विवाह उस किसान के पुत्र यानी मंत्री के साथ करा देता है। अब किसान के पुत्र के पास 4 पत्नियां आ चुकी हैं और चूंकि वही उत्तराधिकारी है और कोई पुत्र नहीं है। अब क्या होता है कि राजा एक दिन उसको अपनी गद्दी दे देता है। अब आज भोगे का त्यौहार है, किसान का पुत्र राजा की सिंहासन पर बैठा है, 2 पत्नियां इधर 2 पत्नियां इधर, 4 पत्नियां हैं, चांदी की प्लेट, सोने की चम्मच, पकवान भोजन कर रहा है और अपने सैनिकों को भेजकर अपने पिता को बुलवाता है। पिता डरते डरते आता है कि महाराज ने मुझे बुलाया, मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया। वो डरते डरते फरियाद करता है कि महाराज आपने मुझे बुलाया, मुझसे क्या गुस्ताखी हो गई। तब किसान का पुत्र अपना मुकुट हटाता है और कहता है बापू मैं वही हूँ। अब वो देखता है अपने पुत्र को तो अचरज, अरे मेरा पुत्र राजा की गद्दी पर। तो इस तरह इस कहानी का हैप्पी एंड होता है। तो ये थी इस नाटक की कहानी। एक किसान के पुत्र ने एक सपना देखा, एक चाहत की और उसकी पूर्ति के लिए उसने संघर्ष किया और एक दिन उसको कामयाब किया। तो जब मैंने इस कहानी का नाट्य रूपांतरण किया तो मेरे सामने एक बात आई संगीत पक्ष की, क्योंकि ये फोक नाटक और इसके लिए संगीत पक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी था। तो मेरे दिमाग में राजेश पाठक जी का नाम आया। मैंने उनसे बात की और उनको अपना आइडिया दिया, अपनी स्टोरी सुनाई। उनको मेरी स्टोरी बहुत पसंद आई, एक नयापन, और मैंने उसके गाने लिखे, उनको गाने दिए, हमारी बातचीत हुई, कुछ सुझाव उनकी तरफ से, कुछ हेर फेर के बाद वो गाने तैयार हो गए। ये था हमारा संगीत पक्ष। राजेश पाठक जी की सबसे बड़ी खास बात मुझे ये लगी कि जो मैंने कहा वो उन्होंने किया, और जो उन्होंने किया उसको मैंने एक्सेप्ट भी किया। जहाँ जहाँ मुझे लगा कि ये आपने अपनी तरफ से योगदान दिया है तो ये बेस्ट, नाटक के लिए बेस्ट। तो हम दोनों की बहुत अच्छी ट्यूनिंग बन गई और ऐसी ट्यूनिंग बनी कि वो आज तक है। उसके बाद बहुत सारे नाटकों में उन्होंने संगीत दिया, मेरे नाटकों में। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको राजेश पाठक जी की बात सुनाऊं, उनका क्या अनुभव रहा। तो आइए सुनते हैं राजेश पाठक जी। नमस्कार, मेरा नाम राजेश पाठक है और मैं थिएटर म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ। बात 9-10 साल पहले की होगी शायद, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, मुझे ध्यान नहीं अभी। मैं मंडी हाउस में श्री राम सेंटर के बाहर बैठ कर चाय पी रहा था। तभी एक नौजवान डायरेक्टर, थिएटर डायरेक्टर, बिल्कुल यंग, मुझे पता नहीं था कि वो कौन है, मेरे पास में आए, मुझसे बोले दादा नमस्कार, मुझे आपका सहयोग चाहिए, मुझे अपने प्ले में आपसे म्यूज़िक कंपोज करवाना है, कुछ गाने हैं। तो मैंने कहा कि आपको मेरे बारे में किसने बताया? उन्होंने कहा कि दादा आपके बारे में कुछ मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि बस सर के पास जाओ, दादा के पास जाओ, तुम्हारा सबसे बढ़िया काम हो जाएगा, म्यूज़िक कंपोज हो जाएगा। तो बस वही सुन कर के मैं आपके पास आया हूँ। तो मैंने कहा कि आपका प्ले कब है? तो उन्होंने वैसे ऐसे फलाना दिन ये है, मेरा डायरेक्ट प्ले है। तो
आप देख लीजिए, मैं अपने साथ स्क्रिप्ट भी लाया हूँ। तो मैंने कहा दिखाइए स्क्रिप्ट। उन्होंने स्क्रिप्ट दिया, मैंने देखा कुछ गाने उन्होंने खुद ही लिखे थे, कुछ क्या लगभग उन्हीं के गाने थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसकी लिरिक्स काफ़ी मीटर में लिखी हुई थी, लेकिन कुछ चीज़ें इधर उधर थी। तो मैंने उनसे इजाज़त ली कि क्या मैं अगर काम करना है तो फिर क्या मैं आपके लिखे हुए लिरिक्स में कुछ काट छाँट कर सकता हूँ मीटर के हिसाब से, कंपोजिशन के हिसाब से मैं कर। तो उन्होंने कहा कि दादा आपको जैसा लगे आप कर सकते हो, प्ले अच्छा होना चाहिए, सब चीज़ बढ़िया। फिर हम लोगों ने चाय पी। चाय पीने के बाद जो औपचारिक बातें होती हैं, मुझे ये अच्छा लगता है कि कोई भी डायरेक्टर हो, चाहे कोई भी डायरेक्टर हो, वो अगर आपको छूट दे पूरी तरह से कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, लिरिक्स के हिसाब से में आप काट छाँट कर सकते हो, तो अच्छा लगता है। आपको एक स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका मिलता है। और मुझे अशरफ अली जी ने जब इजाज़त दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक नौजवान डायरेक्टर मेरे से इस तरह से बात कर रहे हैं। तो मैंने हाँ काम किया, डन बोल दिया। फिर मैं घर आया। घर आने के बाद हारमोनियम निकाला। हारमोनियम निकालने के बाद कंपोजिशन शुरू किया। तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मैंने इधर उधर वर्ड्स को हेर फेर किया ताकि वो मीटर में आ जाए पूरी तरह से। कंपोजिशन बहुत ही बढ़िया बना। मैं 2-3 दिन के अंदर ही कंपोजिशन बना दिया था। उसके बाद मैं मंडी हाउस पहुंचा। मंडी हाउस में अशरफ अली भाई बैठे हुए थे। दादा आइए आइए चाय पीते। हम लोग चाय पीने बैठा। मैंने कहा कि भाई कंपोजिशन मैंने बना दी है, आप जब से रिहर्सल शुरू करना चाहते हैं तो मैं आ जाऊंगा। तो दादा कल से ही हम लोग रिहर्सल शुरू कर देते हैं। बोले ठीक है। मैंने कहा कि आपके ग्रुप में गाने वाले एक्टर एक्ट्रेस हैं? तो उन्होंने कहा कि दादा बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 4-5 लोग आपको अच्छे मिल जाएंगे। मैंने कहा बस मुझे इतना ही चाहिए, क्योंकि थिएटर में गाने वाले अच्छे मिल जाए या फिर जिसको गाने का समझ हो, तो एक कहते हैं ना कि सोने पर सुहागा हो जाता है। तो मैं जब दूसरे दिन पहुंचा रिहर्सल में, तो काफ़ी मुझे 4-5-6 जने मिल गए। मैंने पहले वॉइस एंड एक्सरसाइज का एक्सरसाइज करवाया। कुछ लोगों के गले बड़े अच्छे थे, उन्होंने कभी गाना नहीं गाया होगा लेकिन उनके गले अच्छे थे। मैंने कहा कि मेरा तो काम हो गया। गला अच्छा होना चाहिए, समझ अच्छी होनी चाहिए। थिएटर में आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, ये ज़रूरत नहीं है, आपकी समझ होनी चाहिए। थिएटर के गाने अलग ही होते हैं। तो उनकी समझ को मैंने समझा और उनसे काम लिया। गाने बहुत अच्छे बने थे। अभी तो मैं गाना नहीं सुना सकता आपको, लेकिन गाने बहुत अच्छे बने थे। प्ले भी बहुत अच्छे बने। प्ले में काफ़ी कलरफुल नाटक, जिसको कहते हैं सेट, लाइट, डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम, मेकअप, हर तरीके से प्ले इतना बढ़िया था। गोगे की मिठाई, मज़ा आ गया काम करके। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं अशरफ अली भाई को कि उनके साथ काम करने का उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया और मुझे काम करने का मौका दिया। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ही बढ़िया नाटक था। मैं फिर उनसे गुजारिश करूँगा कि इस प्ले को कंटिन्यू कर दें। ये कलर इतना बढ़िया, ये नाटक इतना बढ़िया है कि आप जब भी देखेंगे इसको तो हमेशा ताजगी से भरा नाटक है, मज़ेदार नाटक है। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश पाठक जी, आपकी मेहनत और आपकी लगन, और आपने सचमुच इस नाटक में 4 चांद लगा दिया था। नाटक का संगीत पक्ष बहुत मजबूत था, मज़ेदार था, लोगों को बहुत पसंद आया। मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक गाना ज़रूर दिखाऊं, तो आइए देखते हैं गोगे की मिठाई का एक गाना। कब आएंगे
तुझको बुलाती, फूलों की डाली तुझको बुलाती, मरते हैं मरते हैं मरते हैं तेरी बंदगी सूरत बसे, मरते हैं तेरी बंदगी सूरत बसे। सुनाओ रे सखी, गीत के गीत सुनाओ रे सखी, पायल की छम छम हृदय की धड़कन, पायल की छम छम हृदय की धड़कन, तुझको पुकारे ओ मेरे साजन, तुझको पुकारे ओ मेरे साजन, मरते हैं मरते हैं मरते हैं तेरी बंदगी सूरत बसी, मरते हैं तेरी बंदगी सूरत बसी। गीत के गीत सुनाओ रे सखी, 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 गीत के गीत सुनाओ रे सखी। तो ये था संगीत पक्ष। अब बात आती है कोरियोग्राफी। इस नाटक के लिए हमें कोरियोग्राफर चाहिए था, तो निशा विश्वकर्मा का नंबर मुझे कहीं से मिला। मैंने निशा से बात की और निशा ने बहुत कम टाइम में इस नाटक की कोरियोग्राफी की और कमाल की कोरियोग्राफी की। अभी आपने देखा होगा। निशा के साथ मेरा ये पहला काम था और आज तक निशा मेरे साथ काम कर रही है, एक्टिंग भी करती है, एक्ट्रेस भी है, डांसर भी हैं, कोरियोग्राफर भी है। तो आइए एक बार हम निशा के पास चलते हैं। निशा अपना अनुभव आपके सामने प्रस्तुत कर रही है। नमस्कार, मैं निशा विश्वकर्मा, कथक डांस परफॉर्मर एंड कोरियोग्राफर। करीबन 10-11 साल पहले मैंने एक प्ले गोगे की मिठाई, जिसका निर्देशन अशरफ अली जी ने किया था, उसमें डांस कोरियोग्राफी की थी। अशरफ अली जी ने मुझे इनवाइट किया था प्ले में कोरियोग्राफी के लिए। जब मैं उनके कॉल के बाद रिहर्सल प्लेस पे पहुंची और मुझे पता चला कि जितने भी एक्टर्स हैं वो नॉन डांसर हैं, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। बट जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक्टर्स कुछ भी कर सकते हैं, तो सब ने बहुत डेडिकेशन के साथ डांस सीखा और प्ले के जो गाने लिखे गए थे, जिसे अशरफ अली जी ने लिखा था, और इतने सुंदर तरीके से, इतनी खूबसूरती से जिसे कंपोज किया था राजेश पाठक जी ने, मतलब ऐसी कंपोजिशन जिसे सुनकर आपके ज़ुबान पे एक बार में ही गाना चढ़ जाए। इतनी सुंदर रिदम, इतने सुंदर बोल, और जब मैंने उस पर कोरियोग्राफी की तो सबको बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई, और वो शो बहुत ही सक्सेसफुल शो रहा। और मैं चाहती हूँ कि अशरफ जी इस प्ले को दोबारा करें, क्योंकि और भी लोग हैं जिन्हें देखना चाहिए ऐसे प्ले, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत प्ले था। और अशरफ अली जी की एक ख़ास बात कि उनके रिहर्सल स्पेस पे या रिहर्सल के दौरान जो माहौल होता है वो बहुत ही शांत माहौल होता है। मतलब कोई भी काम बहुत ही हड़बड़ में नहीं होता है, बहुत ही शालीनता से होता है। तो मेरा काम भी वहाँ पे ऐसा ही था कि कब धीरे धीरे एक एक करके कोरियोग्राफी होती गई अपने आप, वो मुझे भी नहीं पता चला। और सारी चीज़ें, सारे स्टेप्स, मूव्स हमने बहुत ही आराम से किया, और मैंने उस प्ले में परफॉर्म भी किया था खुद। तो मुझे एक चीज़ वहाँ पे बहुत अच्छी लगती थी, जो कि सब मिलजुल कर एक साथ रहते थे, मतलब कोई खिंचाव नहीं एक दूसरे के बीच, सब आराम से चीज़ें होती थी। और अशरफ अली जी अपने हर एक्टर्स पे, हर एक्टर पे इतना ट्रस्ट करते हैं और उन्हें पूरी, मतलब अपने आप को एक्सप्लोर करने की पूरी छूट देते हैं। उसी तरह उन्होंने मुझे भी, मतलब मेरे काम में उन्होंने बिल्कुल भी दखल नहीं दिया कि नहीं ये स्टेप ऐसा नहीं, ये ऐसा होना चाहिए, या ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। उन्होंने मुझे पूरी फ्रीडम दी हुई थी कि आप जिस तरीके से आप इसे कोरियोग्राफ करना चाहती हैं आप कीजिए, बस ये शो बहुत अच्छा होना चाहिए, डांस बहुत अच्छे लगने चाहिए। तो उनका ये ट्रस्ट ही था जिसने इतने अच्छे प्ले को एक स्वरूप दिया। तो बस
मैं जाते जाते आपको उस प्ले के गाने की एक लाइन सुनाना चाहती हूँ। सैया नैनों से नैना जोड़ रे, ओ सैया नैनों से नैना जोड़ रे, ओ सैया ऐसे ना मुँह को मोड़ रे, ओ सैया ऐसे ना मुँह को मोड़ रे। बहुत बहुत शुक्रिया निशा जी आपका। अब हम आगे चलते हैं। इस नाटक की डिज़ाइनिंग, लाइट डिज़ाइनिंग की बात करते हैं। लाइट डिज़ाइनिंग, कमाल की लाइट डिज़ाइनिंग। और लाइट डिज़ाइनिंग की जब बात मैंने सोची, विजुअल्स मुझे क्रिएट करने थे, जैसे कि पाताल लोक मुझे दिखाना था, तो राघव मिश्रा जी का नाम मेरे सामने आया। मैंने उनसे बात की, उनको अपनी पूरी प्लानिंग बताई कि मैं इस तरह से एक नाटक करने जा रहा हूँ और कुछ भव्यता चाहिए, और पाताल लोक मुझे इस तरह से आप क्रिएट कीजिए कि लगे कि कुछ हुआ है। उन्होंने मेरी बात सुनी, मुझसे पूछा क्या चाहते हो, किस तरह चाहते हो। तो मैंने बोला मुझे दैत्य की इमेज चाहिए कमानी ऑडिटोरियम में, ऐसा लगे कि कमानी ऑडिटोरियम में एक दैत्य आ गया है और पूरा पाताल लोक। तो मेरा जो आइडिया था उनको पसंद आया, तो मैंने उनको बोला था कि मैं साइक्लोरामा पे दैत्य की इमेज चाहता हूँ, बहुत बड़ी इमेज। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि साइक्लोरामा की जगह हम आगे फ्रंट पर दैत्य की इमेज डालते हैं। ये नई चीज़ मुझे भी लगा कि हाँ, अभी तक तो मैंने सिर्फ साइक्लोरामा पे इस तरह की इमेज देखी है। आप बिल्कुल फ्रंट पर बात कर रहे हैं इमेज डालने की, तो कैसे होगा। तो इसके लिए एक कर्टन लाया गया, नेट का कर्टन लाया गया, और उस कर्टन पर पीछे से लाइट डालकर दैत्य की इमेज डाली गई। वो इमेज कैसी बनी और उस इमेज का क्या प्रारूप बना, क्या विजुअल तैयार हुए, मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ। कौन जाने मरने आया हुआ या मारने, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसे मारेगा। मेरे बाप ने सिर्फ पंछी जीता तक नहीं छोड़ा, आते ही तुम्हें निकल जाएगा। तो तुम हो ना रोकने के लिए? आदमी की बुआ ने पर रोके भी नहीं रुकेगा। वो तो तुमसे भी आ रही है। मैं उसकी बेटी हूँ। और मैं तुम्हारा क्या हूँ? तुम तो परदेसी हो। तो चलोगी परदेसी के देश? भगवान ने वर तो लाखों में एक भेजा है, पर
प्यार तो मैं हरगिज़ नहीं करूंगा। प्यार करने पर तुम मुझे छोड़कर चली जाएगी। जानती है कि मैं अकेले नहीं रह सकता। आदमी की बात आने पर उसे खाए बिना मुझसे नहीं रहा जाता। फिर चाहे वो मेरा दामाद ही क्यों ना हो। तुम तो ज़्यादातर जंगल में ही डोलते रहते हो। भगवान न करे किसी जंगली जानवर या किसी दुष्ट आदमी ने तुम्हें मार डाला तो इस पहाड़ में मेरी क्या दुर्गति होगी। मैं अपना नाम रो रो कर मर जाऊंगी। तू मेरी मौत की चिंता मत कर। मुझे कोई नहीं मार सकता। यह मरता भी है। हर जीव की मौत नसीब है और मैं ये मिथ्या बात कैसे मान लूं। चल, आज मैं तुझे एक राज की बात बताता हूं। हमारे घर में 3 कोठरियां, एक में हीरे पन्ने और दूसरी में माणिक मोती, तीसरी में पानी का हाथ, पानी में एक गधा, गधे में एक तोता और उस तोते में मेरे प्राण। क्या व्यर्थ में अपना जी जलाती है, हाँ? मुझे तो भगवान मिला। तुमसे पहले ही बता देते तो मैं ना गलत नहीं थी। अब सो जाओ काफी थके हुए हो। तो देखा आपने किस तरह से राघव मिश्रा जी ने एक इमेज, एक पाताल लोक, एक दैत्य की इमेज क्रिएट की कहानी में। ये सब होने के बाद एक अब आते हैं हमारे आर्टिस्ट के लिए और इस नाटक के मेन किरदार के लिए, किसान के पुत्र के लिए मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम था, वो था हिम्मत सिंह नेगी का। हिम्मत सिंह नेगी को मैंने देखा था स्टेज पर काम करते हुए
और जब मैं ये कहानी पढ़ रहा था और इस कहानी का नाट्य रूपांतरण कर रहा था तो मेरे दिमाग में बस हिम्मत सिंह नेगी का ही नाम था। क्यों था? उसकी वजह ये थी कि उस कैरेक्टर के अंदर जो चीज़ें थी वो चीज़ मुझे लगा कि हिम्मत के अंदर है, कुछ करने की जद्दोजहद। हिम्मत सिंह नेगी, नाम से हिम्मत, काम से हिम्मत। तो मैंने हिम्मत से बात की, हिम्मत को स्टोरी सुनाई, हिम्मत ने स्टोरी सुनी और हाँ बोल दी। और जब हिम्मत ने उस कैरेक्टर को निभाया, उस चरित्र को स्टेज पर दर्शाया, तो कमाल का अभिनय। वही ऐसा लगा कि वो किसान का पुत्र बिल्कुल सामने आ गया। मज़ा आया हिम्मत के साथ काम करके। और ये हिम्मत की और हमारी ऐसी ट्यूनिंग बनी, जैसे और लोगों के साथ बनती गई वैसे हिम्मत के साथ बनी, कि आज भी हिम्मत और हम लोग साथ में काम करते हैं। और उसके बाद कई नाटकों में हिम्मत ने अभिनय किया। अब तो मैं चाहूँगा कि एक बार हिम्मत की भी सुन लें कि हिम्मत क्या कहते हैं और उनका क्या अनुभव है। नमस्कार, मेरा नाम है हिम्मत सिंह नेगी और आज मैं अपने अनुभव साझा करने जा रहा हूँ नाटक गोगे की मिठाई के बारे में। ये नाटक जो है वो कुछ सालों पूर्व हुआ था, जिसमें निर्देशन अशरफ अली जी ने किया था। और सबसे ख़ास बात इस नाटक की थी कि ये विजय दान देथा जी की कहानी पर आधारित था और सांस्कृतिक रूप से फोक स्टाइल में इसको हम लोगों को करना था। संगीत इसमें था, तो एक नृत्य और संगीत में प्रस्तुति थी। तो हुआ ये कि अशरफ अली जी ने मुझे एक दिन फ़ोन किया कि मैं एक नाटक कर रहा हूँ, उसमें एक मुख्य भूमिका मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ। अब मैं उस समय इतना व्यस्त रहता था कि मैंने उस समय तो इनको मना कर दिया कि मैं अभी व्यस्त हूँ, मैं शायद इसको नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आप कुछ अभिनेताओं को और कुछ कलाकारों को मेरे पास भेज दीजिए, मैं उनके साथ काम करना चाहूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, ये वाली चीज़ मैं आपको ज़रूर कर दूँगा, क्योंकि उस समय ये कमबैक कर रहे थे अपना, मतलब इससे पहले ये श्री राम सेंटर से पास आउट थे, लेकिन काफ़ी दिनों से थिएटर से अलग थे और काफ़ी कलाकारों से उस समय उनकी जानकारी नहीं थी। फिर मैंने बहुत सारे कलाकारों को उनके पास भेजा। तो अगले दिन फिर इनका फ़ोन आया मेरे पास कि देखो सही है, आर्टिस्ट तो हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये रोल तुम ही करो और तुम पे बिल्कुल ये सूट बैठता है। और साथ ही इन्होंने कहा कि देखो करोगे तो तुम्हारे साथ जो है इसमें बहुत अच्छी घटनाएं होने वाली हैं, मतलब 3-4 शादियां तुम्हारी इसमें मैं कराऊंगा। मैंने कहा ठीक है, डन, इसको पक्का कीजिए आप। और उसके बाद धीरे धीरे हमने इसकी रिहर्सल करनी शुरू की और काफ़ी सारे अच्छे कलाकारों से मेरा परिचय हुआ। भानु प्रताप सिंह जी को मैंने कहा कि आप भी इसमें ज़रूर एक्ट कीजिए। डिम्पल थी, रितिका थी, रोहित थे, जावेद भाई इसमें मतलब प्रोडक्शन और उससे रिलेटेड काम किया करते थे। बहुत सारे एक्टर्स को भी वो लेके आए थे। बहुत खूबसूरत रिहर्सल हम लोग करते थे। मतलब अगर बहुत सारे नाटकों की हमने रिहर्सल की होगी तो जितना मज़ा हमने इस रिहर्सल के दौरान किया है, मुझे नहीं लगता किसी और रिहर्सल के दौरान इतना हमने मज़ा किया होगा। और खाते भी थे, पीते भी थे, मस्ती भी करते थे, क्रिएटिवली सोचते भी थे, एक दूसरे को सजेशंस भी देते थे। और अशरफ अली जी की खास बात क्या है कि वो अपने कलाकारों को एक पूरा स्पेस देते थे कि भाई अपने तरीके से करो, आप जिस तरीके से आपको करने का मन कर रहा है, जो इम्पल्सिस आपकी एज एन एक्टर आ रही है उसको एक्सप्लोर करो। तो उस वजह से क्या हुआ कि एक बहुत खूबसूरत प्रस्तुति हमारी निकल करके आई। और अक्टूबर के महीने में हमने ये शो किया था और मैं अभी भी मुझे याद है कि बहुत खचाखच ऑडिटोरियम भरा हुआ था और लोगों ने खूब इन्जॉय किया इस नाटक को, क्योंकि ये बिल्कुल रहस्यमयी तरीके का नाटक था। और प्रकाश व्यवस्था, क्या संगीत, क्या नृत्य, क्या वेशभूषा और क्या कलाकार, मतलब साथी कलाकारों का जो इसमें रोल था वो बड़ा अद्भुत था। उनमें से तमाम कलाकारों का मैं अब भी दोस्त हूँ और अभी भी हम लोग जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से उसी तरीके से बात करते हैं। और इस नाटक की खासियत क्या थी कि इस नाटक ने बहुत सारे कलाकारों को एक अलग तरीके का पुश दिया। मतलब अगर आप देखें तो स्वयं निर्देशक अशरफ अली जी, उसके बाद लगातार इन्होंने दिल्ली के थिएटर में नाटक किए और अलग तरीके के नाटक किए। साथ ही डिम्पल रंगमंच भी करती रहीं और आजकल मुंबई में हैं। भानु प्रताप सिंह जी, वो एक अभिनेता और गायक के तौर पर दिल्ली के थिएटर में अलग पहचान बनाई। रोहित शर्मा के शुरुआती कामों में से एक था, लेकिन उसके बाद रोहित ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, लगातार फिर थिएटर करते रहे। फिर एमी, सैमी और जावेद भाई, बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ जुड़कर मैंने काम किया।
तो कुल मिला के ये जो गोगे की मिठाई थी बहुत ही मिठासपूर्ण, आनंदपूर्ण और जानदार प्रस्तुति के तौर पर हमारे मानस पटल पर अंकित है। और उस गोगे की मिठाई ने हम सब के जीवन में एक अलग तरह का रस घोला है। इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को और निर्देशक अशरफ अली जी को भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू हिम्मत, आपका योगदान इस नाटक में बहुत असरदार रहा। दूसरा कैरेक्टर, और भी बहुत सारे कैरेक्टर थे, तो भानु प्रताप सिंह, डिम्पल कलसन, सौरभ त्रिपाठी, रितिका और पीयूष, जतिन कुमार, एम्मी कौर, यानी बहुत सारे लोग थे। 30-35 लोगों की टीम हमने बनाई थी। डिम्पल को मैंने रानी का रोल दिया। डिम्पल से बात हुई, डिम्पल ने भी पहली बार उस नाटक में मेरे साथ काम किया। डिम्पल को मैंने रानी का रोल दिया। डिम्पल ने बहुत अच्छे से, ईमानदारी से उस रोल को निभाया। और उसके बाद डिम्पल के साथ एक और नाटक हमने किया जिसमें उन्होंने मेन भूमिका निभाई। उसके बाद हम लोग साथ में काम नहीं कर पाए क्योंकि डिम्पल मुंबई शिफ्ट हो गई और आजकल वो मुंबई में है, अनुपम खेर के यहाँ उनके एक्टिंग स्कूल में पढ़ाती है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार हम लोग डिम्पल की भी सुन लें कि उनका क्या अनुभव रहा। नमस्कार, मेरा नाम डिम्पल कलशन है और करीबन 5-6 साल पहले मैंने एक नाटक गोगे की मिठाई, जिनका लेखन विजय दांदेथा जी ने किया है, वो हमने नाटक किया। निर्देशन अशरफ अली जी का था और जिसका मंचन हुआ कमानी ऑडिटोरियम में। ऑफ कोर्स ये एक म्यूजिकल प्ले था जिसमें म्यूजिक डायरेक्टर राजेश पाठक जी का बहुत बड़ा योगदान था। और बिकॉज मैं नॉन सिंगर हूँ, मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और सिंगिंग के बारे में जानने के लिए या म्यूजिकल प्ले को जानने के लिए। पर बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी कि जो हमारे डायरेक्टर थे अशरफ अली जी, उनके साथ काम करना, बिकॉज ही इज़ वेरी पेशेंट विद हिज वर्क। उनमें बहुत रेजिलियंस है, बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। सो एज एन एक्टर ही गिव्स यू फुल चांस टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। तो अगर आप एज एन एक्टर अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सो आई थिंक यू शुड एटलीस्ट वर्क वंस विद हिम। बाकी बहुत और भी चीज़ें थी, लाइक आई थिंक दैट वाज द वन ऑफ द बेस्ट ड्रीम टीम्स दैट आई हैव एवर वर्कड विद बिकॉज ऑफ ऑल द पीपल। उन लोगों से आज भी बातचीत है, जैसे भानु, जावेद, हिम्मत जी, एमी, रितिका, शैली, जतिन, जावेद जी एंड रोहित ऑफ कोर्स, सो पीयूष। So it was like a dream team and I really hope that again in near future we can do something like that again. So yeah, thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पल जी, आप इसी तरह कामयाबी आपको मिलती रहे, आप कामयाब रहें और कभी मौका मिलेगा तो एक बार फिर हम ज़रूर साथ में काम करेंगे। डिम्पल के बाद हमारे इस नाटक में एक कैरेक्टर मैंने डाला सूत्रधार का, और उस रोल के लिए मैंने चुना भानु प्रताप सिंह को। भानु प्रताप सिंह बहुत अच्छे अभिनेता हैं, बहुत अच्छे गायक हैं, उनकी गायकी का अंदाज़ बहुत निराला है। तो मैंने भानु प्रताप सिंह को बोला कि भाई आप हमारे साथ काम करो। उन्होंने भी पहली बार मेरे साथ काम किया इस नाटक में। उसके बाद आगे हमारा सिलसिला अभी तक जारी है। तो भानु ने बहुत अच्छे अपने अंदाज में इस सूत्रधार के रोल को निभाया। तो उनका रोल मैंने क्रिएट किया था जो उस कहानी में नहीं था। तो मैं चाहूँगा कि उसकी एक झलक ज़रूर आप देखें। अगर आखिर पढ़ना सीख लेता तो ये फिल्म तो बढ़ता था। एक अरे भाई सुनो, इस कुएं में पानी है क्या? ए भाई, ओ मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आत्महत्या करने के लिए कुआं नहीं खुदा है यहाँ पर। राम 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 राम, कैसी बात करते हो भाई? मैं परदेसी आदमी हूँ, प्यास के मारे बुरा हाल है और तुम लोग भी मेरा उपहास कर रहे हो। देखो मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, तुम जाओ यहाँ से। परेशान? सुनो भाई, अपनी परेशानी मुझे बताओ, संभव है मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं। तुम्हें आखिर पढ़ना आता है? आखिर पढ़ने? हाँ आता है ना। 7वीं कक्षा तक उत्तीर्ण हुआ। तुम्हारे तो आठवीं में लगे क्या लगा क्या?
बाप होता है ना। अरे दूसरे का प्रेम पत्र नहीं है, ये तो मेरी घरवाली ने भेजा है। घरवाली ने भेजा है। ये तो पढ़ देते हैं, ये तो अपना ही पत्र है। कई सारे पति पत्नी के पत्र भी पढ़े हैं। अच्छा बड़े रस लेके। ओके तू भाई। और तो पढ़ने से पहले जरा पानी मिल जाता तो। पानी? बड़ी प्यास लगी है ना। क्या ढूंढ रहे हो? लोटा लोटा? हाँ। लोटा ना? है? हाँ, लो ना। लो, ये लोटा भैया। हमेशा साथ लेके चलते हैं लोटा। ये गमछा भी दे दो। इसके बाद ये धोती मत मांग लेना। अच्छा भैया एक बात बताओ, पूछो। तुम्हें पत्र पढ़ना तो ठीक से आता है ना? आता है ना, बताया तो 7वीं कक्षा तक उत्तीर्ण हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम पानी भी पी लो और पत्र भी ना पढ़ो। ऐसी बात करते हो भैया। तुम मुझे पानी पिलाओ तो मैं पत्र नहीं पढ़ूंगा, है? बड़ा गहरा कुआं है। हाँ शीतल जल निकलता होगा इसमें। बहुत हैं? कुआं है। आ जाओ, इधर आओ। हाँ, ये लो, पियो पानी। हाँ, पियो। जितना भी है उतना पियो। ऊपर से बढ़िया से पढ़ना। हाँ, ये लो, और पियो। ठीक है ना? हाँ, भैया, जान में जान आई भैया। आ गई ना? आ गई। हाँ, तो अभी पत्र पढ़ के बताओ। अरे उतावले हो रहे भैया। घर वाली सुनते है क्या? हाँ हाँ, तुम पत्र पढ़ो ना। पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए तो लिया। ये भी देख लो। ले लेते हैं। हाँ, अपना ही लोटा लेंगे, लेकिन जरा हाँ, बैठ के पढ़ने से इत्मीनान से पढ़ेंगे ना। अच्छा, अच्छा। हाँ। लिखावट तो बड़ी सुंदर है। हाँ, लिखावट कितनी सुंदर है, लिखने वाली कितनी सुंदर है। हाँ, तुम पढ़ो ना। पढ़ते हैं। शराब की सुगंध में हृदय ये तो छंद में है भैया। अरे कविता अच्छा अच्छा कविता समझते हो ना? हाँ, हाँ। वही छंद है। हाँ, पराग की सुगंध भी हृदय को जलाती है। हर समय हर क्षण याद तुम्हारी आती है। याद तुम्हारी। इन नैनों का मैं क्या करूं जो आपके मुखड़े को अपने भीतर बसाती है। वाह, इस मुखड़े तुम आगे बढ़ो ना। जब विलंब होता है आपके पत्र आने में, तब इन कजरारी आंखों से मोती छलक जाते हैं। बड़ी व्यथा है तुम्हारी पत्नी की कथा में भाई। नया नया विवाह हुआ है क्या तुम्हारा? हाँ, तुम आगे बढ़ो ना। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कोयल की कूक कानों में मिश्री घोलती, मिलन की आस देह में सिहरन फैलाती है। आगे बढ़ो ना। कब तक हम दूर दूर रहेंगे, मिलने से यूं भैया, तुम आगे बढ़ो ना। दिन तो कट जाता है, पर रात कैसे जाए? तो बन जाता है, तो रात कैसे काटूं? हृदय की उल्लास को किसके साथ बांटूं? इसके साथ बाटूं। भैया, आगे बढ़ो ना। आगे बोला है। हाँ, ये पकड़ो अपना पत्र, मैं चला। सारा समय नष्ट भैया किया। भैया सुनो। भैया, क्या तुम मुझे आगे पढ़ना सिखा दोगे? दृश्य तो आपने देख लिया, अब एक बार भानु को भी देख लेते हैं कि भानु क्या कहते हैं। भानु जी, आपका अनुभव कैसा रहा इस नाटक को लेकर? आप 2 शब्द जरूर करें। नमस्कार, मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है। अशरफ भाई के साथ मैंने पहला नाटक किया था गोगे की मिठाई। 2013 में हिंदी अकेडमी के फेस्टिवल में कमानी ऑडिटोरियम में हुआ था ये नाटक। विजय दान देथा जी की कहानी पर आधारित ये नाटक एक म्यूजिकल प्ले था, जिसका संगीत निर्देशन किया था राजेश पाठक जी ने। बहुत ही कमाल का नाटक था और बड़े कमाल के कलाकार थे, सारे कमाल की टीम थी। हिम्मत सिंह नेगी, जिन्होंने मेरा परिचय करवाया था अशरफ भाई से, वो मुख्य भूमिका में थे। सौरभ त्रिपाठी जी, जावेद साहब, डिम्पल कलशन, शैली, रोहित, रितिका, नितेश, जहीर, कर्नल गुप्ता साहब, ये सब मिलके बड़ी ही एक अच्छी टीम का निर्माण करते थे।
अब तक मैंने जितने भी नाटकों में काम किया है और जितने भी टीम्स के साथ काम किया है, अगर मैं 2-3 बेस्ट टीम्स का नाम लेना चाहूँ तो मैं इसमें एक गुगे की मिठाई की टीम का नाम लेना चाहूँगा। हालांकि बाद में ऐसा संयोग नहीं बना कि पूरी टीम एक साथ काम कर सके, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने, हमने जैसे कि मैं, हिम्मत सिंह नेगी, जावेद साहब, सौरभ त्रिपाठी जी, डिम्पल कलशन, हम लोगों ने बाहर भी और कई सारे नाटक अशरफ भाई के साथ भी और दूसरे लोगों के साथ भी किया, लेकिन पूरी टीम कभी एक साथ फिर से इकट्ठा नहीं हो पाई। हालांकि मैं चाहूँगा कि फिर से अगर ये टीम रीयूनाइट हो तो मैं एक नाटक पूरी टीम के साथ फिर से करना चाहूँगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अशरफ भाई के बारे में 2-3 चीज़ें बता दूं मैं आपको। सबसे पहली बात कि अशरफ भाई के ग्रुप का नाम अनुरागना थिएटर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूँ ये कि अशरफ भाई उन निर्देशकों में से हैं जो अपने नाटक का कथ्य बिल्कुल या तो नया लेकर आते हैं या साहित्य की विभिन्न विधाओं से लेते हैं, या फिर ऐसे नाटक चुनते हैं जो या तो पहली बार हो रहे हैं या फिर वर्षों से नहीं हुए हैं। नाटक में उन्होंने लगभग साहित्य की हर विधा का उपयोग किया है, कहानी का, उपन्यास का, कविता का, गज़लों का, कव्वालियों का, इन सभी विधाओं का समावेश करके ये अलग अलग प्रोडक्शन नई नई टीम के साथ करते रहते हैं। और अभी फ़िलहाल श्री राम सेंटर में वो पढ़ा भी रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है अशरफ भाई की कि वो अपने एक्टर को बांधते नहीं हैं, गाइड करते हैं और छोड़ देते हैं पूरी आज़ादी के साथ काम करने के लिए। तीसरी सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण बात ये है कि वो अपने सभी कलाकारों को उचित पारिश्रमिक, मैं कहूँगा पारिश्रमिक देते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और मैं चाहूँगा कि आप सब इस ग्रुप के साथ जुड़ें, अशरफ भाई के साथ जुड़ें, ताकि एज एन एक्टर आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया भानु जी आपका, आपने अपना समय दिया, हमसे बात की और आगे हम चलते हैं, पर्दे के पीछे की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आर्टिस्ट, लाइट डिज़ाइनर, कोरियोग्राफर, म्यूज़िक, ये सब कुछ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कबीर देथा जी को बोलना चाहूँगा कि जब मैंने उनसे बात की कि मैं इस कहानी का मंचन करना चाहता हूँ, मुझे आप परमिशन दीजिए, तो उन्होंने फ़ौरन दे दिया। उन्होंने कहा कि आप कीजिए और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और हमने उस नाटक का मंचन किया। नाटक तो होते रहते हैं, बहुत सारे लोग नाटक करते हैं, बहुत सारे शोज़ होते हैं, कुछ कुछ नाटक यादगार बन जाते हैं। इनमें से मैं इसको मानता हूँ अपने नाटकों में से कि मेरा ये नाटक बहुत पसंद किया गया और हंसते खेलते गाते गुनगुनाते नाचते हमने एक मैसेज को अपने दर्शकों तक प्रस्तुत किया, उन तक पहुँचाया। नाटक ख़त्म हो गया, नाटक के बाद तालियां बजती हैं, लोग बधाइयाँ देते हैं, बहुत सारे दोस्त मित्र मिलते हैं। एक सज्जन मेरे पास आते हैं नाटक के बाद, मुझसे हाथ मिलाते हैं, अपनी बंद मुट्ठी से मुझे कुछ देते हैं, मेरी हथेली पे कुछ रखते हैं। मैं देखता हूँ ये क्या, एक 500 का नोट मुझे इनाम में देते हैं खुश होकर। मैं उनको बोलता हूँ ये क्या, अब मैं धर्म संकट में क्या करूँ। वो कहते नहीं, ये आप रखिए, मेरी तरफ से इनाम है। वो जो उनका इनाम था, वो जो उनका प्यार था, उनका प्रेम था, वो आज तक मैं भूल नहीं पाऊँगा। ये वो चीज़ें जो हमें हमेशा याद रह जाती हैं कि एक इंसान आपका नाटक देखने आया, आपके काम को देखा और इतना खुश हो गया कि उसने आपको अपना प्रेम दिया। कलाकारों को क्या चाहिए, प्रेम ही तो चाहिए, ये प्यार, दर्शकों का प्यार। तो ये जो प्यार का सिलसिला मेरा स्टार्ट हुआ, ये आगे तक अभी तक जारी है, ये चलता रहेगा। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी तमाम ऑडियंस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने एक कार्य को अंजाम दिया और उस अंजाम का रिजल्ट बहुत सफल रहा
आप लोगों को पसंद आया और आपकी पसंद की वजह से मेरे अंदर हिम्मत आई कि मैं और करूँगा और नाटक करूँगा। जबकि आप सबको पता है कि नाटक को स्टेज पर लेकर जाना कितना मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं अगर हिम्मत साथ दे तो। आपके अंदर हिम्मत और लगन हो तो आप करते तो हैं, आप करेंगे और आप सफल भी होंगे। साथ में सबसे बड़ी बात एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि इस नाटक को करने के लिए, इस नाटक को मंच तक पहुँचाने में हिंदी अकादमी दिल्ली का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, उन्होंने मुझे ये प्रोजेक्ट दिया, उन्होंने बोला कि आपको एक लोक साहित्य करना है और मंच पर उसको ऑडियंस के सामने प्रस्तुत करना है। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मैंने इस तरह के भव्य नाटक को, जिसमें 35 से 40 लोगों की टीम थी, संगीतमय नाटक की प्रस्तुति दी और वो प्रस्तुति सफल रही। आप अगर इस नाटक को देखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल अनुरागनाथ थिएटर ग्रुप पर जाकर देख सकते हैं। इस चैनल पर मैंने इस नाटक की पूरी वीडियो को अपलोड किया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए तो आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में मैं आपको अपना नाटक, जिसका नाम है दिसंबर 1971 का एक दिन, इसके बारे में कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। ये भी एक कहानी है और इस कहानी का नाट्य रूपांतरण मैंने किया और इस कहानी के लेखक हैं डॉक्टर हरिसुमन बिष्ट। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, पर्दे के पीछे की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा अंदाज़ पसंद आया होगा। कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की, हमारे अभिनेताओं की बातें, और ये सिलसिला हम यूँ ही आगे बढ़ाते रहेंगे और आप ज़रूर हमारा नेक्स्ट एपिसोड भी देखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।